My friend in Karnataka, bus transport driver, my colleague Raj Bahadur. When I was the bus conductor, he was the one who identified the acting talent in me and encouraged me to join for cinemas. Then I told him, Aishwarya Rai heroine. Aishwarya Rai heroine, अरे यार कमाल का लड़की यार, fantastic. Aishwarya Rai heroine, हाँ. Hero कौन? The ordinary bus conductor sharing a dais with the greatest living legends. It's a miracle. Miracles do happen. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने सिनेमाई पर्दे पर तूफान मचाया और लाखों दिलों में जगह बनाई। मैं एक बार बोलूं तो 100 बार बोलने के बराबर है। जिन्हें दुनिया थलाईवी के नाम से भी जानती है। आज वो साउथ सिनेमा के बेताज बादशाह हैं, जिनकी एक झलक के लिए फैंस थिएटर में सिक्के फेंकते हैं और जापान तक में उनके नाम के फैंस क्लब बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुपरस्टार का बचपन गरीबी की तंग गलियों से गुजरा। माँ की मौत, भूखे पेट रातें कटी, कूली जैसे काम से लेकर बस कंडक्टर तक का संघर्ष और फिर नेगेटिव रोल से लेकर डार्क स्किन वाले ताने सुनने तक। इन सब के बावजूद वो स्टार रुका नहीं और आगे चलकर न सिर्फ अपने स्टाइल से सिनेमा को एक नया रंग दिखाया। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। मगर फ्लॉप का दर्द भी झेला, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे भी लौटाए और जापान में डांसिंग महाराज बनकर उभरे। और इंडिया के साथ साथ जापान जैसे देश में 1995 में अपने नाम का परचम फैलाया। ये कहानी है सपनों की, हिम्मत की और उस जादू की जो कि एक सिंपल साधारण शिवाजीराव गायकवाड़ से सुपरस्टार तक बनने की कहानी को दिखाता है। तो आइए इस सस्पेंस और इमोशन से भरे सफर में डूब जाते हैं और जानते हैं अपने फेवरेट स्टार रजनीकांत के बारे में कि कैसे वो बने इतने बड़े स्टार। 12 दिसंबर 1950 बेंगलुरु के मैसूर स्टेट, जो अब कर्नाटका कहलाता है, वहां पर जन्म होता है शिवाजीराव गायकवाड़ यानी रजनीकांत का। हमारे सुपरस्टार एक ऑर्डिनरी परिवार में पैदा हुए थे। पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे जो दिन रात ड्यूटी करके घर चलाते थे और उनकी मदर जीजाबाई घर की रौनक जो बच्चों को मराठी संस्कृति और कहानियों से जोड़े रखती। रजनीकांत की फैमिली में 4 भाई बहन, 2 बड़े भाई सत्यनारायण और नागेश्वर और एक बहन अस्वत बालू भाई और सबसे छोटे रजनीकांत थे। घर में मराठी मिठास थी क्योंकि रजनीकांत की फैमिली एक मराठी फैमिली थी, मगर मैसूर यानी कर्नाटका में रहने की वजह से बाहर कन्नड़ का माहौल और उनकी पैदाइश वहीं की थी, इसलिए वो अच्छी कन्नड़ लैंग्वेज भी बोल लेते थे। इಲ್ಲಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ है ना इस सुपरस्टार का सुनने और देखने में कितना खुशहाल परिवार। लेकिन ये खुशहाल तस्वीर ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। जब रजनीकांत सिर्फ 9 साल के थे तब उनकी मदर जीजाबाई चल बसी। इमेजिन करो उस छोटे से बच्चे के बारे में जिसकी दुनिया माँ की गोद थी, वो अचानक खाली हो जाती है। और इस बारे में बाद में रजनीकांत ने एक इंटरव्यू में कहा कि माँ के जाने के बाद मैं रातों को चुपके से रोता था, सोचता था अब क्या होगा। और देखते ही देखते परिवार की जिम्मेदारी बड़े भाइयों पर आ गई। 1956 में पिता पुलिस कांस्टेबल के पद से रिटायर हो गए और परिवार बेंगलुरु के हनुमंथा नगर में एक छोटे से घर में शिफ्ट हुआ। ऐसे ही रजनीकांत धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन गरीबी और घर के बुरे हालात ने पीछा नहीं छोड़ा। कई रातें तो ऐसी भी बीती जब भूखे पेट भी सोना पड़ा। और ऐसे हालातों की वजह से अक्सर रजनीकांत सोचते कि क्या ये जिंदगी बस इतनी ही है, मगर लाइफ तो किसी के लिए नहीं रुकती, वे तो चलती ही जाती है। और रजनीकांत भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और वो गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे। स्कूल में शिवाजी यानी रजनीकांत पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन उनका दिल खेल और नाटकों में ज्यादा रहा करता था। गवीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल से वो पढ़ाई वगैरह कर रहे थे और उस दौरान पे काफी ज्यादा पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लिया करते थे। साथ ही क्रिकेट फुटबॉल खेलते और क्लासेस में शरारतें भी जम कर करते। इसी दौरान उनके भाई ने उन्हें रामकृष्ण मिशन द्वारा स्थापित एक हिंदू मठ रामकृष्ण मठ में दाखिला दिलाया, जो आज भी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। वहाँ पर पढ़ते हुए रजनीकांत सर ने वेद पुराण और भारतीय
संस्कृति काफी अच्छे से सीखी। सबसे बड़ी बात, रजनीकांत सर की लाइफ में थिएटर, एक्टिंग, इन सभी चीजों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, क्योंकि मठ में नाटकों का मंच होता था और यहीं पर रजनीकांत सर को पहली बार एक्टिंग करने का मौका भी मिला, जहां पर महाभारत के नाटक में उन्होंने एकलव्य के दोस्त का छोटा सा रोल किया। और अब आप कहेंगे कि एक छोटे से रोल से भला क्या ही किस्मत बदल सकती है, वो भी एक मंच से। मगर ऐसा नहीं था, वहाँ पर कोई और भी था जो उनकी एक्टिंग को देख रहा था, और वे थे कन्नड़ कवि डॉक्टर D.R. बेंद्रे। इनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी और एनर्जी देखकर कन्नड़ कवि D.R. बेंद्रे ने उनसे अलग से मुलाकात कर उनकी तारीफ करते हुए कहा कि बेटा तू जादूगर है, ये स्टेज तेरा है। उस पल शिवाजी के मन में शायद एक बीज बोया गया जो आगे चलकर एक बहुत ही बड़ी छायादार वृक्ष में बदलने वाला था। और इतनी तारीफ के बाद तो उनके मन में भी आया कि हाँ, मैं एक एक्टर तो बन ही सकता हूँ। और उस दौरान वे सिर्फ छठी कक्षा में थे। रजनीकांत का दाखिला आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में हो गया और उन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने तक वहीं पढ़ाई की। आचार्य पाठशाला में अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान इन्होंने नाटकों में एक्टिंग करने में काफी समय बिताया, लेकिन घर वाले वो कहते थे नाटक से पेट नहीं भरता, कुछ ढंग का कर। देखते ही देखते इनकी स्कूलिंग भी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं थे। शिवाजी ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की, पर आगे नहीं पढ़ सके। अब जिंदगी की रियल जंग शुरू होती है, क्योंकि घर में आमदनी की प्रॉब्लम और अच्छे हालात ना होने की वजह से इनकी फैमिली में सभी ने इन्हें कोई नौकरी करने को कहा। और इसके बाद रजनीकांत अपने ग्रेजुएशन के सपने को छोड़कर घर की जिम्मेदारियों के लिए ये काम की तलाश करने लगे। मगर अच्छी क्वालिफिकेशन और हायर डिग्री ना होना, साथ ही कम उम्र होने की वजह से इन्हें कोई अच्छी नौकरी तो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन घर के हालात खराब होने की वजह से इन्होंने जो काम मिला वो इन्होंने करना शुरू किया, और इन्होंने कूली का काम करना शुरू किया। बेंगलुरु के बाजारों में बहुत ही भारी भरकम बोझ उठाते, पसीना बहाते। इस काम से भी उनकी आमदनी अच्छी नहीं हुई तो ये कारपेंटर बन गए, जहाँ लकड़ियां काटते, फर्नीचर बनाते। पर मन में एक सपना तो था ही कि कुछ बड़ा करना है, इस छोटे मोटे कामों से कुछ नहीं होने वाला। तभी इन्हें मिलती है बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर की नौकरी। और बस में काम करते वक्त उनका स्टाइल ऐसा लगता जैसे कोई हीरो। टिकट काटते वक्त सिगरेट मुंह में से फ्लिप करते इधर से उधर, जो उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। लोग हंसते, तालियां बजाते, उनका स्वैग, उनका स्टाइल सब कुछ देखकर एक बार एक पैसेंजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। रजनीकांत सर हंसे, लेकिन मन में सोचा क्यों नहीं। बचपन से ही नाटक की ओर झुकाव और सपना कुछ बड़ा करने का और खुद में एक स्टाइल और अंदाज रखना, ये निशानी थी कि उन्हें एक्टिंग तो करनी है। और इसीलिए उन्होंने इन सब के बीच नाटकों में हिस्सा लेना जारी रखा। जब कन्नड़ नाटककार टोपी मुनियप्पा ने उन्हें अपने एक पौराणिक नाटक में अभिनय का मौका दिया, इस मौके ने उनके दिल में कुछ नया करने की और भी ज्यादा हिम्मत दी। फिर एक दिन उन्हें एक एडवर्टीजमेंट दिखा मद्रास फिल्म इंडस्ट्री के नए एक्टिंग कोर्स का। बस यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। इन्होंने फैसला किया कि वो इस कोर्स में दाखिला लेंगे और एक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उनका परिवार वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। घर वाले कहते नाटक वाटक छोड़ो, कुछ ढंग का कर लो। साथ ही पैसे की प्रॉब्लम भी थी। उनकी इस लाइफ में कई रातें भूखे भी गुजरी। कई बार शिवाजी इतने टूट गए कि सोचा बस अब खत्म। लेकिन इस बस कंडक्टर की नौकरी में इस बस में एक ड्राइवर थे जो रजनीकांत के बेहद ही अच्छे फ्रेंड थे, जिनका नाम था राज बहादुर। और वे रजनीकांत सर के सपने को अच्छे से जानते थे। और उनके इन्हीं दोस्त राज बहादुर ने उन्हें कहा शिवाजी तू स्टार बनेगा। यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण जैसे महान सारथी का सहारा मिल गया हो, जो उन्हें सही दिशा दिखा रहा हो। क्योंकि उनके दोस्त से उनकी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने कहा कि तू मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर। और इनके फ्रेंड राज बहादुर ने इन्होंने दूसरों से उधार लेकर मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट की फीस भरी। और आप और हम ये सोच भी नहीं सकते कि आज के दौर में ऐसा दोस्त मिलना क्या पॉसिबल है, पर शायद रजनीकांत के लिए पॉसिबल था। और इसके लिए वे हमेशा इस बात के शुक्रगुजार हैं कि उनकी लाइफ में उनका ये फ्रेंड मौजूद था। और इसलिए वे कई बार बहुत बड़े बड़े इवेंट्स या कई बड़े मौकों पर अपने इस फ्रेंड के बारे में जिक्र करते हैं। My friend, a Karnataka bus transport driver, my colleague Raj Bahadur. When I was a bus conductor, he was the one who identified the acting talent in me and encouraged me to join
cinemas. और 1973 में रजनीकांत मद्रास जो अब चेन्नई है और वहां पहुंचकर वे ज्वाइन करते हैं मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट। मगर परेशानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। रजनीकांत सर का परिवार पहले ही खिलाफ था एक्टिंग और नाटक के, और उस टाइम पर नौकरी छोड़कर एक्टिंग रजनीकांत सर के लिए बहुत बड़ा फैसला था और लाइफ चेंजिंग भी। लेकिन उनके बेस्ट फ्रेंड बस ड्राइवर राज के सपोर्ट से रजनीकांत सर ने हिम्मत की और वे वहां तक पहुंचे। मगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो जैसे पीछे ही हाथ धोकर पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पर रजनीकांत सर को सिर्फ मराठी और कन्नड़ भाषा आती थी। जब मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट गए तो उन्हें वहां पर फिल्म में काम करने के लिए तमिल भाषा भी सीखनी पड़ी। కష్టపడందే ఏది రాదు, కష్టపడకుండా వచ్చింది ఎన్నటికీ నిలవదు. लेकिन क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट में नाटक के दौरान तमिल फिल्म डायरेक्टर के बालाचंदर की नजर रजनीकांत पर पड़ी। ये वही डायरेक्टर के बालाचंदर हैं जिन्होंने 80 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट की हैं और 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, और यही रजनीकांत के आगे चलकर मेंटोर भी बनने वाले थे और रजनीकांत की लाइफ पूरी तरह से बदल देने वाले थे। और इसीलिए रजनीकांत सर की लाइफ में डायरेक्टर के बालाचंदर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जो हम आगे के वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करेंगे। जब वे के बालाचंदर से मिलते हैं तो रजनीकांत का कॉन्फिडेंस, वो तेज आंखें और डायलॉग डिलीवरी देखकर बालाचंदर बोलते हैं तुम फिल्मों में काम करोगे। मगर उस टाइम पर रजनीकांत को तमिल भाषा नहीं आती थी, वो तो उस टाइम पर कन्नड़ भाषा में एक्टिंग और ड्रामा करते थे। पर डायरेक्टर के बालाचंदर ने कहा तमिल अच्छे से सीखो और स्टाइल ऐड करो और फिर मुझसे आकर मिलो, जो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। मगर रजनीकांत तो रजनीकांत हैं, उन्होंने रात दिन मेहनत की और तमिल सीखी। लेकिन सिर्फ बोलना, वे आज भी तमिल बोलते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। और जब वे तमिल भाषा सीख जाते हैं उसके बाद वो पहुंचते हैं के बालाचंदर के पास और डायरेक्टर के बालाचंदर उन्हें मौका देते हैं 1975 में आई उनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म अपूर्व रागंगल, जिसमें रजनीकांत कमल हासन के साथ कास्ट किए गए। அவளுடைய மகளுக்கு தகப்பன் இல்ல, நீ போய் சொல்ற, என்னால நிரூபிக்க முடியாது। कमल हासन तो इस फिल्म में हीरो थे, मगर रजनीकांत बनते हैं विलन। इनका रोल इस फिल्म में काफी छोटा और नेगेटिव था, मगर रजनीकांत की एक्टिंग में इतना दम था कि लोगों ने उन्हें नोटिस किया और फिल्म बहुत बड़ी कमर्शियली हिट बनी। फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड जीते। इस फिल्म से कमल हासन को थोड़ी पहचान मिलनी भी स्टार्ट हो जाती है और वो आगे चलकर इसी फिल्म के हिंदी रीमेक एक नई पहेली में भी काम करते हैं। ये सोच विचार करना आप जैसे लोगों की आदत है। मैं इनकलाबी हूँ, मेरी आदत है करके गुजर जाना। इसके बाद रजनीकांत सर को काफी फिल्में ऑफर हुई, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। रजनीकांत सर को ज्यादातर विलेंस, रेपिस्ट, अब्यूजर जैसे नेगेटिव रोल्स मिलते। लोग कहते भला एक डार्क स्किन और साधारण चेहरे वाला हीरो कैसे बन सकता है, और रजनीकांत सर इन सभी चीजों को फेस करने के दौरान डिप्रेशन की वजह से शराब की लत भी लगा लेते हैं। मगर एक बार ये बात जानने के बाद के बालाचंदर उन्हें डांटते हैं, बोलते हैं शराब छोड़ दो वरना डूब जाओगे, और रजनीकांत ने उसी दिन से अल्कोहल छोड़ दी, वो भी हमेशा के लिए। और सीरियसली गाइस, आज भी वो तारीफ करते हैं कि मेरी जिंदगी के असली डायरेक्टर के बालाचंदर सर हैं। और एक और मजेदार चीज, क्या आप सभी को पता है कि रजनीकांत सर का नाम रजनीकांत कैसे पड़ा? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि इनका रियल नेम तो शिवाजी राव गायकवाड़ था। तो चलिए बताते हैं, इसके पीछे भी के बालाचंदर जी का ही हाथ था। जी हाँ, जब रजनीकांत सर एक्टिंग की दुनिया में आए तो के बालाचंदर सर ने ही उन्हें सजेशन दिया कि उनका जो असली नाम है वो स्क्रीन पर उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने शिवाजी राव गायकवाड़ का नाम बदलकर रजनीकांत रखा। ये नाम के बालाचंदर ने अपनी फिल्म के एक किरदार मेजर चंद्रकांता से इंस्पायर होकर चुना था। है ना अमेजिंग? और इनका नाम बदलने का एक और बड़ा रीजन था, उस समय पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही बड़े स्टार शिवाजी गणेशन थे और उनके साथ नाम के कंफ्यूजन से बचने के लिए ये बदलाव किया गया। अब आगे चलते हैं। 1975 से 1977 आते आते तक रजनीकांत सर को कई फिल्में मिली, मगर उनमें हमेशा नेगेटिव रोल्स ही मिला करते। डार्क स्किन होने की वजह से इन्हें फिल्मों में कभी अपराधी, कभी बलात्कारी तो कभी क्रिमिनल जैसा एंटागोनिस्ट कैरेक्टर दिया जाता, और लोग उनकी फिल्में देखकर उनकी तारीफ तो बहुत किया करते, लेकिन कहते विलन अच्छा है पर हीरो। रजनीकांत सर को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो अक्सर रातों को सोचा करते थे मैं हीरो बनूंगा, वो भी एक ऐसा कि लोग भूल न पाए। और इसी दौरान रजनीकांत सर
कई सारे प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर कई फिल्मों में काम कर रहे थे, मगर जब पैसे देने की बात आई तो उन प्रोड्यूसर्स ने उन्हें धक्के मार कर निकाल दिया और पैसे भी नहीं दिए। लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानते और काम जारी रखते हैं। रजनीकांत सर भले ही पॉजिटिव रोल्स नहीं कर रहे थे, लेकिन जो भी रोल्स उन्हें मिल रहे थे उन्होंने उन रोल्स में स्टाइल डालकर उसे यूनिक जरूर बनाया। जैसे वो सिगरेट फ्लिप करना, वो तेज चलना, वो चश्मे घुमाना, ये सभी फैंस के बीच 80s में क्रेज बन गया था। इसके बाद वो फिल्मों में कई नेगेटिव और छोटे मोटे रोल्स निभाने के बाद इन्हें 1977 में पहला पॉजिटिव रोल मिला। भुवना उरु केल्वी कुरी फिल्म हिट रही और रजनीकांत को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला, मगर इस फिल्म में भी इन्हें एक साइड या सपोर्टिंग रोल ही मिला था। मगर फिर 1978 में आई भैरवी फिल्म और ये उनकी पहली सोलो बतौर हीरो पहली फिल्म बनी, जहां लोग कहते थे ये डार्क स्किन चलेगा, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सारे रिकॉर्ड्स ही इस फिल्म ने तोड़ डाले। रजनीकांत का ऐसा तूफान आया कि सबकी बोलती बंद हो गई। जो लोग कह रहे थे कि डार्क स्किन वाला है, एक्टर नहीं बन सकता, ये फिल्म की सक्सेस उनके मुंह पर तमाचा थी। और पहली बार रजनीकांत सर का फिल्म के दौरान चेन्नई में प्लाजा थिएटर में 35 फुट का कटआउट लगाया गया। फैंस ने फूलों की माला भी चढ़ाई और पोस्टर पर लिखा सुपरस्टार रजनीकांत, और ये लिखा हुआ टाइटल आज भी फिल्मों में उनके नाम को और उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। और साथ ही इनकी वजह से डार्क स्किन वाला मिथ भी खत्म हो गया और आने वाले समय के कई यंग एक्टर्स को फायदा हुआ और उन्हें भी फिल्में मिलना चालू हो गई। और रजनीकांत सर अमिताभ बच्चन के बड़े फैन हैं और ये उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। Who do you regard as an actor par excellence from the Bombay film fraternity? Amitabh Bachchan. Okay, you said that in the past as well. You said that you're the Badshah, but he's the Shahenshah. He's the Shahenshah, yeah, real Shahenshah. और पब्लिक में कई बार उन्होंने अमिताभ जी के पैर भी छुए हैं। वे कहते हैं अमिताभ जी की फिल्में देखकर मैंने सीखा है कि हीरो का मतलब सिर्फ लुक्स नहीं, इमोशन और स्टाइल भी होता है। खैर, उन्होंने एक बार आदित्य योगीनाथ जी के भी पैर छुए थे और इस चीज को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की थी, मगर जब ये बात थलाइवा के फैंस को पता चली तो उन्होंने जमकर इन लोगों की क्लास लगा दी। सीरियसली उनके फैंस की बात ही अलग है। खैर, आगे चलते हैं। 80s में जब भी रजनीकांत सर को अमिताभ बच्चन सर की कोई फिल्म रीमेक करने का मौका मिलता वो बिल्कुल करते। वैसे तो उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्में रीमेक की हैं, मगर हर बार उन्होंने अपना टच जरूर डाला है। 1978 में शंकर सलीम साइमन फिल्म आती है जो अमिताभ बच्चन की फिल्म अमर अकबर एंथनी का रीमेक थी। इस फिल्म में रजनीकांत सर का रोल छोटा था, लेकिन उनकी एनर्जी ने स्क्रीन लूट लिया था भाई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रजनीकांत ने इस फिल्म के एक सीन में बहुत ही कमाल का इम्प्रोवाइजेशन किया, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये इम्प्रोवाइजेशन आगे चल के उनका सिग्नेचर स्टाइल बन जाएगा। वो सीन में तेजी से चलते हैं और सिगरेट फ्लिप करते हैं और डायलॉग बोलते हैं, और जब सीन के दौरान वहां पर मौजूद हर एक इंसान जब उनके शॉट को देखता है तो तालियां बजाने लगता है। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर भी कहते हैं रजनी तूने सीन को अमिताभ बच्चन से भी अलग बना दिया, और ये फिल्म भी सुपर हिट रही थी। इसके 2 साल बाद फिर एक अमिताभ बच्चन की फिल्म इनके हाथ लगती है, और वो कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं, डॉन फिल्म थी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसे तमिल में 1980 में बिल्ला नाम से रीमेक किया गया। बिल्ला को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस फिल्म में रजनीकांत ने डबल रोल निभाया। फिल्म तो ऑब्वियस सी बात है सुपर डुपर हिट रही ही। रजनी का वो सीन जहां वो सिगरेट जलाते हैं और कहते हैं बिल्ला हर काम स्टाइल में करता है, थिएटर में इस सीन को देखने के बाद तो पब्लिक जैसे पागल हो गई। सीटियां और तालियां तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इस फिल्म का क्रेज उस टाइम पर इतना ज्यादा था कि चेन्नई के एक थिएटर में इस फिल्म को देखने के दौरान फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड हुए कि स्क्रीन पर सिक्के फेंकने लगे और मैनेजर को शो रोकना पड़ा क्योंकि पर्दे वगैरह तक फट चुके थे। बिल्ला ने रजनीकांत को मास हीरो बना दिया और उस टाइम पर पब्लिक ये कहने लगी कि रजनीकांत का स्वैग अमिताभ बच्चन से भी बड़ा है। 80s में रजनी और कमल हासन की दोस्ती इंडस्ट्री की मिसाल थी। दोनों ने साथ में कई फिल्में की, जैसे अपूर्व रागंगल, इनमें उंजल आदि किरथु और निनाय थले इनकुम। कमल हासन ने रजनीकांत को सलाह दी थी कि नेगेटिव रोल्स छोड़ तू हीरो बन, और उन्होंने इनकी बात मान भी
जिंदगी ली और भैरवी से वो ट्रांजिशन शुरू हुआ। लेकिन दोनों में कंपटीशन और राइवलरी भी कमाल की रही। जहां पर कमल हासन की फिल्म सिटी ऑडियंस को पसंद आती थी, वहीं पर रजनीकांत सर की फिल्में गाँव में मास लेवल पर हिट हुआ करती थी और इनके कंपटीशन के किस्से भी उस समय काफी फेमस हुआ करते थे। इल्मे उंजल आदि किरथू की शूटिंग में दोनों ने एक सीन में डांस कंपटीशन किया। सेट पर मस्ती हुई और रजनीकांत सर ने कमल हासन को चैलेंज किया, देख मेरा स्टाइल तुझसे बड़ा है। दोनों हंसे और वो सीन फिल्म का हाईलाइट बना। लेकिन एक बार इनके फैंस के बीच रजनीकांत वर्सेस कमल हासन हो गया था। वे दो हिस्सों में बट गए थे। एक बार जब चेन्नई में फैन क्लब में झगड़ा हो गया और एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और इस झगड़े को शांत कराने के लिए रजनीकांत और कमल हासन दोनों को साथ आकर स्टेटमेंट देना पड़ा था कि हम दोस्त हैं, आप भी प्यार से रहो। और सीरियसली गाइस, ये बॉन्ड आज भी कायम है और दोनों जब भी मौका मिलता है एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते। पर फैंस हमेशा झगड़ते ही नहीं हैं। 80s में रजनीकांत का क्रेज गजब था। उनके स्टाइल, डायलॉग्स और लुक्स से उन्हें उनकी देखने वाली फैंस उनसे इतनी ज्यादा इम्प्रेस थी कि थिएटर्स में फैंस स्क्रीन पर सिक्के फेंकते, दूध चढ़ाते और उनके शो में फैंस इतना हंगामा कर देते कि पुलिस बुलानी पड़ जाती। और एक बार तो उन्हें फिल्मों में मार खाता हुआ दिखाया गया, जो उनके फैंस को तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ और उनके फैंस ने मेकर्स को ही पीट दिया। इसीलिए आज भी रजनीकांत सर को फिल्मों में मार खाता हुआ नहीं दिखाया जाता। रजनीकांत सर को ये क्रेज हैरान करता है। वो कहते हैं, मैं एक साधारण इंसान हूँ, ये प्यार मेरे समझ से बाहर है। और ये भी सब छोड़िए, यहाँ तक कि तमिल में इनके नाम पर मंदिर भी बनवाया गया है और वहाँ इनके फैंस इनकी पूजा भी करते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत के लिए एक मंदिर बनवाया है और इस मंदिर में रजनीकांत की 250 किलो की मूर्ति स्थापित की है। तो आप इनका क्रेज तो समझ ही सकते हैं। क्यों हिला डाला ना। और एक फैन ने तो रजनीकांत सर को 100 पेजेस का लेटर लिखा, जिसमें हर पेज पर सुपरस्टार लिखा था। और रजनीकांत सर उस फैन से मुलाकात भी करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए भगवान हो। तो रजनीकांत सर की फैन फॉलोइंग के बारे में तो आप अच्छे से समझ ही सकते हैं कि उनकी फिल्मों का क्रेज किस कदर है लोगों पर। साथ ही 1981 से 1985 आखिरी आते आते तक इन्होंने अपनी सुपर स्पीड से 49 फिल्में कर डाली। आप इमेजिन करो, आज के टाइम पर एक सुपरस्टार साल में सिर्फ एक ही पिक्चर करता है और इन्होंने सीधा 49 फिल्में कर डाली। और ऐसा सिर्फ रजनीकांत ही कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर भी इतनी फिल्में करना कोई आसान काम नहीं था। तभी तो जब इनकी फिल्में आती हैं तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस बंद हो जाते हैं, थिएटर्स के बाहर लाइन लगी होती है और बड़े बड़े शहर तो जाम हो जाते हैं और पूरा इंडिया इनकी फिल्मों के रंग में रंग जाता है। 1981 की इनकी थी फिल्म आती है जो अमिताभ बच्चन की 1975 की हिंदी फिल्म दीवार का रीमेक होती है। हरामजादे, ताला मैं खोलूंगा। और इसके बाद 1985 में आती है तमिल फिल्म पडीकडावन। और ये भी अमिताभ बच्चन की 1982 की हिंदी फिल्म खुद्दार का रीमेक थी। तुम्हारा नाम? छोटू स्टार। और इन फिल्मों से रजनीकांत साउथ को लगातार सुपर डुपर हिट फिल्में देते चले जाते हैं। उस टाइम पर पब्लिक ये कहने लग जाती है कि रजनीकांत का स्वैग तो अमिताभ बच्चन से भी बड़ा है। लेकिन रजनीकांत सर के लिए तो ये एक सपने जैसा था, क्योंकि अमिताभ बच्चन उनके लिए इंस्पिरेशन थे। Who's your inspiration? I have told many times, Amitabh Bachchan. He's inspiration. I mean, so not only front of camera, off the camera also. और उनकी फिल्में करना रजनीकांत सर के लिए सपने जैसा था जो पूरा हो रहा था। और वो कहते हैं, miracles do happen. A ordinary bus conductor sharing a dais with the greatest living legends. It's a miracle. Miracles do happen. और 1983 ही वो साल होता है और वो फिल्म होती है जो रजनीकांत सर को अमिताभ बच्चन सर के साथ काम करने का सपना पूरा करती है। और वो फिल्म थी अंधा कानून। ये अंधा कानून है। और इस फिल्म के बाद अब नॉर्थ इंडिया में भी उनका नाम गूंजने लगता है, क्योंकि इनका स्टाइल और स्वैग इतना जबरदस्त था कि हर कोई इनके स्टाइल का फैन था। भले ही लोग इनका नाम कम जानते हो, मगर इनका कैरेक्टर और इनका स्टाइल हर किसी को याद था। इसके अलावा इन्होंने हिंदी में जॉन जॉनी जनार्दन, बेवफाई और 1985 में गिरफ्तार जैसी कमाल की कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। और हिंदी सिनेमा में भी इन्होंने सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया। और 1985 में आई गिरफ्तार फिल्म, जिसके बारे में अभी हमने मेंशन किया,
इस फिल्म ने उस दौर में 32 करोड़ रुपए कमाए थे, जो आज के टाइम पर 1000 करोड़ तो आराम से होंगे। फिल्म गिरफ्तार में इस दौरान रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और कमल हासन तीनों बड़े स्टार उस फिल्म में शामिल थे, जो ऑडियंस के लिए तो एक सपने जैसा था, क्योंकि आप ऐसा मान लो जैसे आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान हमें एक ही फिल्म में देखने को मिल जाएं, तो क्या ही बात हो। इसके बाद 1985 से 90 तक यानी कि 5 सालों तक में उन्होंने 31 फिल्में करी और 1986 वो टाइम था जब हमें रजनीकांत सर के साथ ऋतिक रोशन काम करते हुए नजर आए। आपने सही सुना। लो केला खाओ। गोविंदा, तुझे जरा सा भी कुछ हो जाता है तो मैं घबरा जाता हूँ। फिल्म आती है भगवान दादा और इसमें हमें देखने को मिलते हैं ऋतिक रोशन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। भले ही फिल्म फ्लॉप हो जाती हो, पर इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा तो बनता है। जब ऋतिक रोशन टेक के दौरान बार बार मिस्टेक कर रहे थे, तब रजनीकांत डायरेक्टर को शॉट अच्छा नहीं है कह के एक और शॉट करते हैं दोबारा। ऐसा बोलकर वो टेक को सही करवाने के लिए मदद करते, और इस किस्से को खुद ऋतिक रोशन ने शेयर किया था। भगवान दादा के टाइम पे एक बात मुझे बहुत याद है कि जब भी एक टेक के दौरान आई यूज्ड टू मेक अ मिस्टेक इन द डायलॉग, तो वो कुछ करके जब कट होता था, जब द डायरेक्टर हु वाज माय ग्रैंडफादर जे ओम प्रकाश ओम जी, when he used to cut the shot because of my fault, Rajni sir used to say sorry यार, you know I made a mistake, sorry। तो मेरी जो गलती है वो अपने ऊपर लेके he used to make me feel that you are okay। क्योंकि रजनीकांत सर को लगता था कि बच्चे का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। यहाँ तो होता है खत्म किस्सा, लेकिन इसके बाद भी रजनीकांत रुकते नहीं है, वो कमाल के फिल्में देते चले जाते हैं। और साथ ही इनके साथ हर डायरेक्टर उस टाइम पर काम करना चाहता था, क्योंकि जो भी इन पर पैसे लगाता वो पैसे कमा कर जाता। मगर ऐसे फैन फॉलोइंग पाना तो आसान नहीं है। मगर रजनीकांत सर के लिए ये पॉसिबल क्यों हुआ, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक बार 1981 में नेत्रिकन फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बहुत बीमार थे, फिर भी उन्होंने 18 घंटे शूट किया। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर ने भी उनकी हालत देखकर डर जताते हुए कहा कि आप आराम कर लीजिए, शूट बाद में हो जाएगा। मगर उन्होंने कहा फैंस इंतजार कर रहे हैं, मैं रुक नहीं सकता। और सीरियसली गाइस, उनकी मेहनत ने 80s को उनका जरूर बनाया। 80s में रजनीकांत सर की पर्सनल लाइफ भी बदली। 1981 में उनकी मुलाकात लता रंगाचारी से हुई। लता एक कॉलेज स्टूडेंट थी और वो कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत सर का इंटरव्यू लेने आई थी। मगर रजनीकांत सर उन्हें देखते ही प्यार कर बैठते हैं और फिर उन्होंने शादी के लिए भी प्रपोजल दे दिया, और जो एक्सेप्ट भी हो गया। 26 फरवरी 1981 को तिरुपति में दोनों की शादी हुई और इस शादी ने रजनीकांत सर को अपनी लाइफ में और स्टेबल और फोकस किया। ये स्टोरी थोड़ी जानी पहचानी नहीं लगती है? हमारे सचिन तेंदुलकर भी अपनी वाइफ से ऐसे ही मिले थे और सेम उन्होंने भी शादी की। लेकिन 80s का दौर खत्म हो रहा था और 90s का दशक, ये वो दशक था जब रजनीकांत ने स्क्रीन पर तूफान मचाया। थिएटर्स में फैंस क्रेजी हुए और उनकी पर्सनल लाइफ में प्यार और जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही विवादों ने भी उनका पीछा किया, पर रजनीकांत हर बार मजबूती से खड़े रहे, एक दीवार की तरह। ये कहानी उस दौर की है जब रजनीकांत ने साबित किया कि वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक तूफान है। कव्वाली है ये। 90s में रजनीकांत का स्टारडम पीक पर था। हर फिल्म एक इवेंट की तरह थी। उनके हर डायलॉग्स लोगों की जुबान पर होते थे, क्योंकि उस साल उन्होंने कमाल की फिल्में की थी। जैसे 1991 में आई थलपति। डायरेक्टर मणि रत्नम जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ रजनीकांत की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मम्मूटी और अरविंद स्वामी जैसे स्टार्स के साथ रजनीकांत की केमिस्ट्री कमाल थी, और इस फिल्म ने उनकी एक्टिंग रेंज को सबके सामने लाया कि वो सिर्फ एक्शन हीरो ही नहीं, ड्रामा में भी उस्ताद हैं। इसके बाद 1992 में आई अन्नामलाई, जो हिंदी फिल्म खुद गर्ज का रीमेक थी। फिल्म का क्लाइमेक्स जहां रजनीकांत अपने दोस्त को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, वो सीन फैंस के दिलों में उतर गया। चेन्नई के एक थिएटर में फैंस इतने इमोशनल और इतने एक्साइटेड हुए कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को 5 बार रिवाइंड करा कर देखा। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। 1995 में आती है बादशाह। ये फिल्म रजनीकांत की जिंदगी की टर्निंग पॉइंट थी। रजनीकांत इस फिल्म में एक ऑटो ड्राइवर बने थे जो असल में माफिया डॉन है, और उनका इस फिल्म में एक डायलॉग था, अगर मैं एक बार कह दूं तो 100 बार कहने जैसा है। मैं एक बार बोलूं तो
100 बार बोलने के बराबर है। आज भी फैंस की जुबा पर है। फिल्म का हर सीन, रजनीकांत का स्वैग, वो तेज चलना, वो चश्मे का स्टाइल क्रेज बन गया। और इसी फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा है, क्योंकि इस फिल्म के रिलीजिंग के पहले दिन मदुरई में फैंस ने थिएटर के बाहर 50 फुट का रजनीकांत का कटआउट बनाया। लेकिन एक सीन में जब रजनीकांत को मार खाता दिखाया गया तब फैंस गुस्से में थिएटर तोड़ने लगे और मेकर्स की भी जमकर धुनाई हो गई। डायरेक्टर ने बाद में कहा, हमें रजनीकांत को मार खाते हुए दिखाना गलती थी, फैंस बर्दाश्त नहीं करते। और फिल्म बादशाह ने रजनीकांत को थलाइवे का टाइटल दिलाया, जिसका मतलब है लीडर जिसके पीछे लाखों फैंस है। और इसी के बाद से हम रजनीकांत सर को मरते हुए या मार खाते हुए कभी भी फिल्मों में नहीं देखते। इसके बाद आने वाली फिल्म की वजह से तो रजनीकांत सर जापान तक फेमस हो गए। जी हाँ, आपने सही सुना। 1995 में फिल्म आई मुथु। इस फिल्म में रजनीकांत एक जमींदार के ड्राइवर बने जो प्यार और इज्जत के लिए लड़ता है। फिल्म का गाना थिलान थिलान और रजनीकांत का डांस जापान तक हिट हुआ। और इस फिल्म के जापान में रिलीज होने के बाद फैंस ने रजनीकांत को डांसिंग महाराज कहा। और टोक्यो में उनके लिए फैन क्लब तक बना डाला। रजनीकांत ये सब जानकर हैरान थे। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था मेरा क्रेज तमिलनाडु तक है, लेकिन जापान तक फेमस होना ये तो मेरे लिए सपने जैसा है जो सच हो रहा है। इसके बाद 1999 में पदयप्पा ने फिर धमाल मचाया। उस घर में तेरे साथ कोई अन्याय हो तो ये दादा ठाकुर जिंदा है, याद रखना। दादा ठाकुर की और इसी के बाद से जापान में साउथ इंडस्ट्री के लिए पहचान मिलना शुरू हुई थी। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि जहां पर जापान में रामचरण के नाम से बिस्किट लॉन्च कर दी गई, वहीं जूनियर एनटीआर की तो जापान वालों ने डॉक्यूमेंट्री ही बना डाली। तो साउथ का बोलबाला तो अब जापान तक है। और फिर 1990 से लेकर 2000 आते आते तक इन्होंने कई सारी कमाल की फिल्में भी की, जिसमें पनकरन, थलपति, धर्मदुराई, हम फरिश्ते, खून का कर्ज, फूल बने अंगारे जैसी कमाल की फिल्में दी। और इनमें से कुछ फिल्में तो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि आज भी टेलीविजन पर बार बार दिखाई जाती है और हम बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्मों में रजनीकांत सर ने साइड रोल ही किया है। मगर हम बता दें आपको, 90s में इन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की है, इन्होंने राइटिंग भी की है। जी हाँ, इन्होंने 1993 की वली फिल्म के लिए इन्होंने स्क्रीन राइटिंग का काम भी किया और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। और इसमें इनका कैमियो भी था, बट सैडली फिल्म फ्लॉप रही। 1981 में लता से शादी के बाद उनकी जिंदगी में सुकून आया था। और 1982 में ऐश्वर्या और 1984 में सौंदर्या, उनकी 2 बेटियों ने जन्म लिया। और हम आपको बता दें, रजनीकांत सर की स्पिरिचुअल साइड भी 90s में गहरी हुई थी। हर फिल्म के बाद वो हिमालय जाते, साईं बाबा के भक्त बन गए। एक बार हिमालय से वापस आने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ लता को बताया कि वहाँ मुझे सुकून मिलता है, स्टारडम का शोर बंद हो जाता है। साथ ही रजनीकांत सर एक हम्बल इंसान तो है ही, और वो चैरिटी वगैरह में भी काफी बिलीव करते हैं और वो लोगों की मदद भी करते हैं। और साथ ही उनकी वाइफ भी इस चैरिटी के काम में उनका साथ देती है, जैसे कि स्कूलों के लिए डोनेशन, ब्लड कैंप्स, और यहाँ तक कि 1995 में रजनीकांत ने चेन्नई में एक अनाथालय को फंड भी दिया और बच्चों के साथ पूरा दिन भी बिताया। और वो ऐसी मदद और चैरिटी वाले काम अक्सर किया करते हैं। इसके अलावा 90s में और भी बहुत कुछ है बताने को। 90s में रजनीकांत पहली बार पॉलिटिक्स में भी उलझे थे, क्योंकि उसी टाइम पर 1996 में तमिलनाडु इलेक्शन में रजनीकांत ने जयललिता की सरकार के खिलाफ कुछ कहा था। रजनीकांत सर ने 1995 में बादशाह फिल्म के 100वें दिन के उत्सव के दौरान जयललिता दोबारा सत्ता में आई तो भगवान भी तमिलनाडु को नहीं बचा पाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट दिया। उनका ये स्टेटमेंट बम की तरह फटा। साथ ही जयललिता के सपोर्टर्स नाराज हो गए। चेन्नई में रजनीकांत के पोस्टर्स फाड़े गए, लेकिन रजनीकांत के फैंस ने रात भर रैली निकाली और जयललिता की सरकार ही गिर गई। आप सोच सकते हैं, एक स्टेटमेंट की वजह से सोचिए इस स्टार का स्टारडम किस लेवल का था। और इस इंसिडेंट के बाद उनके फैंस ने रजनीकांत को पॉलिटिशियन बनने की मांग की, लेकिन रजनीकांत सर ने कहा, मैं एक्टर हूँ, पॉलिटिशियन नहीं, मेरा काम फैंस को खुश करना है, मैं राजनीति से दूर ही रहना चाहता हूँ। और साथ ही 90s में रजनीकांत का क्रेज सिर्फ तमिलनाडु या फिर साउथ या फिर इंडिया में ही नहीं रहा, वे जापान, मलेशिया, यूके में उनके फैन क्लब्स बने। Do you know this guy? Yeah, that's Rajinikanth. Oh my god, yes, do you know him? Yeah. Do you know him in like movies or like what? Harley, look, it's Rajinikanth. We saw him in that movie last night.
लेकिन इसी के साथ स्टारडम का एक बोझ भी था। रजनीकांत रातों रात स्क्रिप्ट रटते, 18 से 20 घंटा रोजाना शूटिंग करते। एक बार पतियप्पा की शूटिंग में वो 3 दिन बिना सोए शूट करते रहे और ये जज्बा 90s में रजनीकांत को और भी अलग बनाता था। और क्या आपको पता है, रजनीकांत सर ऑलमोस्ट हर भाषा की फिल्म में काम कर चुके हैं। আসলে একটা ঝামেলা আছে এতে। কি ঝামেলা? আমি টাকার জন্য কাজ করলে ছেড়ে দিতাম, ব্যাপারটা অন্য কিছু। কিরকম অন্য কথা? আমি ওই মহিলার স্বামী। मगर वो मराठी भाषा में अब तक किसी फिल्म में काम नहीं कर पाए हैं और इस बात की इच्छा उन्होंने खुद जाहिर की थी कि वे मराठी फिल्म में काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है, इसलिए वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे मराठी फिल्म के लिए। और एक फिल्म में वो मराठी में काम करने वाले थे, मगर कोविड की वजह से वो फिल्म भी पोस्टपोन हो गई थी। लेकिन 2000 नया चैलेंज लेकर आया, फ्लॉप की मार, हेल्थ का संकट और वो जज्बा जो रजनीकांत को फिर से उठाता है। 2000 की शुरुआत रजनीकांत के लिए आसान नहीं थी। 1999 में पदयप्पा की सक्सेस के बाद फैंस को उम्मीद थी कि वो और भी बड़ा धमाका करेंगे किसी जबरदस्त फिल्म के साथ। लेकिन 2002 में आई बाबा, एक ऐसी फिल्म जिसे रजनीकांत सर ने खुद लिखा था और प्रोड्यूस किया और डायरेक्टर सुरेश कृष्णा के साथ बनाया था। ये फिल्म उनके स्पिरिचुअल साइड को दिखाती थी और फिल्म साईं बाबा से काफी इंस्पायर्ड थी। रजनीकांत का किरदार एक साधारण आदमी जो आत्मज्ञान की तलाश में है, उनके दिल के करीब था, लेकिन ऑडियंस को स्टोरी समझ नहीं आई। थिएटर्स खाली रहे और रजनीकांत को पहली बार फ्लॉप का दर्द झेलना पड़ा। और बाबा की रिलीजिंग के बाद चेन्नई के एक थिएटर में रजनीकांत खुद चुपके से शो देखने गए। हॉल आधा खाली था। वो उदास होकर लौटे और अपनी वाइफ से कहते हैं, शायद मैंने फैंस की उम्मीद तोड़ दी। लेकिन रजनीकांत सर वो इंसान नहीं है जो हार मान ले। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को 25% इन्वेस्टमेंट वापस लौटाया, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे वापस किए। मुझे एक याद है कि इनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था बाबा, और वो फिल्म थोड़ी चली नहीं थी। और मुझे अभी भी याद है, मैंने पढ़ा था कि इन्होंने सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को बुला के उनके पैसे वापस किए। एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट साइन of being a big, very big superstar. I can never forget that. I have kept always in my head. ऐसा करने वाले इंडियन सिनेमा के पहले स्टार थे। एक इंटरव्यू में रजनीकांत ने कहा, फ्लॉप मुझे तोड़ नहीं सकता, ये बस एक सबक है। और इस झटके के बाद रजनीकांत ने फैसला किया कि वो ब्रेक लेंगे, खुद को रिचार्ज करेंगे और ऐसा कमबैक करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। इस फिल्म से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब इस फिल्म को 20 साल बाद यानी 2022 में 30 मिनट के क्लाइमैक्स को बदलकर री रिलीज किया जाता है कुछ कट्स और कुछ सीन चेंजेस के साथ, तो ये फिल्म सुपर हिट होती है। और इस इंसिडेंट के बारे में 2.0 फिल्म प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार रजनीकांत सर की तारीफ करते हुए इस इंसिडेंट को मेंशन करते हैं और कहते हैं कि कैसे रजनीकांत सर ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे लौटाए थे। बाबा फिल्म के बाद रजनीकांत सर ने 3 साल का ब्रेक लिया। 2002 से 2005 तक उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, ना ही कोई फिल्म आई। इस दौरान वो स्पिरिचुअल साइड में डूब गए, हिमालय की यात्रा की, साईं बाबा के मंदिर गए और मेडिटेशन किया। उस दौरान रजनीकांत सर का सुकून यही था। इस ब्रेक में वे जापान भी गए, वहाँ मुथु का क्रेज देखकर हैरान रह गए थे। एक फैन ने तो उन्हें 10 फीट की पेंटिंग तक गिफ्ट की और रजनीकांत ने हंसकर कहा, ये प्यार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस ब्रेक ने रजनीकांत को नई एनर्जी दी, वो लौटे और कमबैक की तैयारी शुरू की। 2005 में इन्होंने फेमस फिल्म चंद्रमुखी से कमबैक किया। डायरेक्टर पीवी वासु की हॉरर थ्रिलर फिल्म, और इस फिल्म में रजनीकांत एक साइकाइट्रिस्ट बने जो एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री सॉल्व करता है। फिल्म में ज्योतिका और सोनू सूद भी थे, लेकिन रजनीकांत का जलवा बेमिसाल था और उनका डबल रोल एक डॉक्टर और एक राजा स्क्रीन पर आग लगा गया। चंद्रमुखी ने थिएटर्स में 800 दिनों तक चलकर रिकॉर्ड बनाया। उस टाइम पर सिर्फ 9 करोड़ की ये फिल्म 90 करोड़ कमाती है और साथ ही इस फिल्म की बंगाली में भी रीमेक की जाती है और साथ में बॉलीवुड में हमारे अक्षय कुमार भी भूल भुलैया के नाम से इसका रीमेक बनाते हैं। जो चंद्रमुखी से भी ज्यादा पॉपुलर होती है। और एक बार फिर वो 2 साल के लिए ब्रेक लेते हैं और फिर 2007 में आती है शिवाजी द बॉस। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है।
ये डायरेक्टर शंकर के साथ इनकी ये पहली फिल्म थी। हाँ, वही डायरेक्टर शंकर जिन्होंने अपरिचित और नायक जैसी कमाल की फिल्में हमें दी हैं। और इस फिल्म में रजनीकांत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने जो करप्शन से लड़ता है। फिल्म में श्रेया सारन के साथ उनकी केमिस्ट्री और वो स्टाइल, चश्मा घुमाना, तेज चलना फैंस को फिर से दीवाना कर गया। और भाई इस फिल्म का बजट भी वैसा ही था। फिल्म का बजट 60 करोड़ का था और उस टाइम पर कोई भी डायरेक्टर इतने बड़े बजट की फिल्म बनाने से घबराता था। पर इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी की। इस फिल्म ने 160 करोड़ से ऊपर की कमाई कर डाली। क्यों हिला डाला ना? हाँ, ये डायलॉग भी उस फिल्म का काफी वायरल है। और फिर नेक्स्ट ईयर 2008 में इनकी 2 फिल्में आती हैं, जो पहले तमिल लैंग्वेज में कुसेलन, इसके बाद तेलुगु में कथा नायक कुडू। ये दोनों ही फिल्में एक ही फिल्म का रीमेक होती है और वो फिल्म थी मलयालम फिल्म कथा परायम पोल, जो मामूटी की फिल्म थी। इसका रीमेक होती है, मगर ये दोनों ही फिल्में रिलीज के बाद सुपर फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि रिलीज से पहले इन फिल्मों की हाइप बहुत थी, क्योंकि रजनीकांत का नाम जुड़ा हुआ था। लेकिन कहानी उतनी इंगेजिंग नहीं थी। ऑडियंस को लगा कि ये पूरी तरह रजनीकांत की फिल्म होगी, लेकिन असल में वो सिर्फ लिमिटेड स्क्रीन टाइम के लिए भी नजर आते हैं इन फिल्मों में, जिस वजह से ये फिल्में फ्लॉप रही थी। और इसके बाद फिर रजनीकांत सर 2 साल का ब्रेक लेते हैं और इस बार वो डायरेक्टर शंकर के साथ वो समझकर वापस आते हैं। और इस बार जिस फिल्म के साथ वो कमबैक करते हैं वो फिल्म पूरे वर्ल्ड में भौकाल मचा देती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2010 में कुछ ऐसा ट्राई किया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। फिल्म थी रोबो। जी हाँ, डायरेक्टर शंकर के साथ मिलकर ये इंडिया को पहली हाईटेक साई-फाई फिल्म दे डालते हैं। इस फिल्म में रजनीकांत ने डबल रोल किया है, साइंटिस्ट वसीकरण और रोबोट चिट्टी। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ उनकी जोड़ी हिट रहती है। चिट्टी का स्टाइल और वो रोबो वॉक और स्पीड 1 टेराहर्ट्ज डायलॉग फैंस को क्रेजी कर गया। कौन हो भाई? हाय, आई एम रोबो, स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 ज़ेटाबाइट। ये तो तुम्हारा भी बाप है। और सिर्फ 132 करोड़ में बनी ये फिल्म 320 करोड़ की कमाई कर डालती है। हालांकि एक इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए रजनीकांत पहली चॉइस नहीं थे। इससे पहले कमल हासन, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा से लेकर प्रीति जिंटा तक को अप्रोच किया गया था, मगर किसी न किसी वजह से इन सभी स्टार्स ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। बट ये फिल्म रजनीकांत की किस्मत में ही थी और इन्होंने वाकई में कमाल का काम किया इस फिल्म में। और रजनीकांत सर का फन लविंग अंदाज भी इस फिल्म के प्रमोशन में खूब चमका, जब उन्होंने एक मजेदार किस्सा बताया कि जब एक फैन ने सवाल किया कि हीरो कौन, पर हंसते हुए बताया कि वो खुद ही हीरो है। Then I told him Aishwarya Rai heroine. Aishwarya Rai heroine. अरे यार कमाल का लड़की है यार, मैंने फैंटास्टिक। Aishwarya Rai heroine, हाँ, हीरो कौन? और आपको याद होगा 2011 में भी रावण फिल्म में चिट्टी का कैमियो हुआ था, जिससे लोगों को लगा कि इनका भी एक यूनिवर्स जरूर आने वाला है। रजनी सर। बट शाहरुख खान की रावण फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप होने की वजह से मेकर्स इस आइडिया को भी ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ईयर रजनीकांत की नई फिल्म राणा, जिसका डायरेक्शन के.एस. रवि कुमार कर रहे थे और इसे रजनीकांत की प्रोडक्शन कंपनी और इरोस इंटरनेशनल मिलकर प्रोड्यूस कर रहे थे। ये फिल्म रजनीकांत सर के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, जिसमें वो 3 अलग अलग किरदार निभाने वाले थे। साथ ही दीपिका पादुकोण और सोनू सूद भी मुख्य भूमिका में थे और फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया जाना था। हालांकि 2011 में रजनीकांत सर को गंभीर बीमारी के कारण फिल्म की शूटिंग पहले दिन ही रोकनी पड़ गई, जिसके बाद इनका ट्रीटमेंट सिंगापुर में चला काफी टाइम तक। और जब ये बात इनके फैंस को पता चली तब फैंस पूरी तरह क्रेजी हो गए। यहाँ तक कि चेन्नई, बैंगलोर और जापान में प्रेयर मीट्स इनके ठीक होने के लिए रखे जाने लगे। तमिलनाडु में 10,000 फैंस ने मंदिर में हवन किया। एक फैन ने तो इन्हें लेटर लिखते हुए कहा कि थलाई भी आप ठीक हो जाओ, हमारी जिंदगी रुक सी गई है। और रजनीकांत के पास इतने फैंस का प्यार और विश्वास होने की वजह से वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और फिर भी 2014 में कमबैक करते हैं फिल्म कोचा ध्यान से। और ये फिल्म उनकी बेटी सौंदर्या डायरेक्ट कर रही थी और ये भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें फोटो रियलिस्टिक मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और इस फिल्म में रजनीकांत की मेहनत गजब की थी। इन्होंने 60 साल की उम्र में 12 घंटे शूट किया, जैसे कोई 20 साल का यंग एक्टर हो। मगर अफसोस 125 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। इस फिल्म में कई इन्वेस्टर्स शामिल थे, लेकिन
फ्लॉप होने के बाद सबने हाथ खड़े कर लिए और फिल्म के लॉस को रिकवर करने से मना कर दिया। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स इरोज एंटरटेनमेंट पर एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने $1 मिलियन का बिल भी थोपा, लेकिन इरोज एंटरटेनमेंट ने भी हाथ खड़े कर लिए। तब ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिम्मेदारी रजनीकांत की बेटी सौंदर्या की है और अपनी बेटी को कोर्ट के चक्करों में फंसता देख रजनीकांत ने सारा कर्जा खुद पर ले लिया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसी साल आई लिंगा भी फ्लॉप साबित हुई। अहिंसा से लड़ना है तो गांधी जी के साथ लड़ो, अगर शस्त्रों से लड़ना है तो सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर लड़ो, दिमाग से काम लो। इसका बजट था 100 करोड़ रुपए और प्रोड्यूसर रॉकलाइन वेंकटेश ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली और फिल्म के लॉस को रिकवर करने से मना कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान हुआ तो रजनी सर ने खुद 10 करोड़ रुपए कुल नुकसान का 1/3 वापस किया। इन फिल्मों के अलावा रजनी सर की वाइफ लता पर भी पैसे के मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे। 2015 में एक कंपनी ने उन पर फ्रॉड का केस किया क्योंकि इन पर फिल्म कोचाद्या के राइट्स को डबल बेचने का इल्जाम था, जिसके लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रजनीकांत की वाइफ लता को 6.2 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया, जो 10 करोड़ के लोन का हिस्सा था। ये सब मिलाकर कर्ज 10 से 12 करोड़ और बढ़ जाता है। इस वक्त रजनीकांत फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, जबकि अजीत कुमार और विजय थालापति सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में देते जा रहे थे। लेकिन इनकी किस्मत ने और इनकी मेहनत ने फिर से एक बार इनका साथ दिया और 2016 में आई फिल्म कबाली ने सब कुछ बदल दिया। कबाली है ये। इस फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ का था, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 650 करोड़ से भी ज्यादा हुआ। ये फिल्म मलेशिया के गैंगस्टर पर बेस्ड थी और रजनी सर की स्टाइलिश एंट्री ने फैंस को तो दीवाना कर दिया था। इन्हें इसके लिए 35 करोड़ रुपए की फीस मिली। इन्होंने इस फीस से ये साबित कर दिया कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। और अगले साल 2017 में सिनेमा में वीरन आई, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। इसे रजनीकांत सर की बेटी ऐश्वर्या ने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूसर थे उनके दामाद धनुष। फिल्म स्टंट कोरियोग्राफर्स की अनकही कहानी पर बेस्ड थी और रजनी सर ने इसमें अपनी आवाज दी थी। और आवाज से हम आपको बता दें, क्या आप जानते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह अनिरुद्ध रविचंद्रन रजनी सर के रिश्तेदार है? जी हाँ, अनिरुद्ध लता के भाई रवि राघवेंद्र के बेटे हैं, यानी रजनी सर के भांजे। अनिरुद्ध ने विक्रम, मास्टर और जेलर जैसी फिल्मों में शानदार बीजीएम म्यूजिक्स दिए हैं और अक्सर इनके बीजीएम काफी ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। और इसके बाद 2018 रजनीकांत सर के स्टारडम का साल था। पहले आई काला, ये मुंबई के धारावी पर बेस्ड थी और ग्रॉस कलेक्शन 159 करोड़ रुपए रहा। और इसमें पहली बार हमें नाना पाटेकर सर भी देखने को मिलते हैं। ये एक हिट फिल्म थी। और इसके बाद फिल्म आती है 2.0, जो रोबोट का सीक्वल थी। बजट था 543 करोड़ का, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 800 करोड़ से ज्यादा जाता है। और इस फिल्म में पहली बार अक्षय कुमार ने पक्षीराजन का नेगेटिव रोल बहुत ही जबरदस्त निभाया। पक्षीराजन, नाइस डीपी। ये मेरे और मनुष्य के बीच की जंग है, तुम मानव नहीं हो, इसमें टांग मत अड़ाओ। और इसी दौरान रजनीकांत सर ने पॉलिटिक्स में भी एंट्री करने की सोची। 2017 में इन्होंने ऐलान किया कि वो पार्टी बनाएंगे, लेकिन 2020 में स्वास्थ्य कारणों और कोविड महामारी की वजह से पीछे हट गए। इन्होंने कहा कि ये भगवान का इशारा है, वो राजनीति के गंदे खेल में हाथ नहीं साफ करना चाहते। और 2020 आते तक वे 70 साल के हो चुके थे, लेकिन उनका जोश एक यंग एक्टर की तरह था। फिर साल शुरू हुआ, 2019 की पेट्टा हो या फिर 2020 की दरबार, दोनों ने ही 250 करोड़ की कमाई की और हिट रही। और इसके बाद आती है 2021 में अन्ना थे। ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन बजट रिकवर कर लिया। और इस फिल्म में डायरेक्टर, राइटर और एक्टर शिवा थे, यानी कि रजनीकांत सर खुद। और इसके बाद आती है 2023 में जेलर, जो नेल्सन दिलीप कुमार ने डायरेक्ट की। नेल्सन दिलीप कुमार की पिछली फिल्म बीस्ट विजय के साथ एवरेज रही थी, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रजनी सर से कहा कि डायरेक्टर बदल लो वरना ये फिल्म डूब जाएगी। लेकिन रजनी सर ने नेल्सन पर भरोसा रखा और फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी। ग्रॉस कलेक्शन 618 करोड़ का रहा और फिल्म में कई बड़े स्टार कास्ट भी देखने को मिले, जैसे मोहनलाल, शिवा राजकुमार और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स भी देखने को मिले। और रजनी सर को इस फिल्म के लिए 110 करोड़ की फीस मिली, प्लस 100 करोड़ बोनस के तौर पर बाद में दिया गया। कुल मिलाकर 210 करोड़ होते हैं और इसी वजह से भारत के सबसे महंगे एक्टर बन जाते हैं। और साथ ही इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी कर दिया गया है। और साथ ही इसी साल रजनीकांत ने एक
एक एनजीओ के साथ मिलकर तमिलनाडु में 10,000 पेड़ भी लगाने का अभियान शुरू किया था, जिसे उन्होंने जेलर फिल्म की सक्सेस के बाद प्रमोट किया, जो कि उनके नेचर के लगाव को अच्छी तरह से दिखाता है। और अभी फरवरी में आई लाल सलाम के 30 से 35 मिनट के एक्सटेंडेड कैमियो के लिए रजनीकांत सर ने 40 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, मतलब 1 मिनट की फीस 1 करोड़ से भी ज्यादा। पर जो भी हो, इसमें से आधे से अधिक पैसे तो लोगों की मदद के लिए ही जाने वाले हैं। और इसके बाद 2024 आता है, जो उनकी फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और साथ ही उनके लिए भी। ऐश्वर्या ने 2004 में एक्टर धनुष से शादी की थी, लेकिन 2024 में ऐश्वर्या धनुष का डाइवोर्स हो जाता है और रजनीकांत सर के लिए एक बड़ा झटका था। वो इन सब कंट्रोवर्सी में चुपचाप रहे, लेकिन अपनी बेटी ऐश्वर्या के साथ खड़े रहे और उसका पूरी तरह से सपोर्ट किया। और इस दौरान उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और 2024 में वेट्टियन आती है। डायरेक्टर टीजे न्यानवेल की फिल्म जो जय भीम के लिए फेमस है, फवाद फासिल और राणा दुग्गबती के साथ इनकी केमिस्ट्री हिट रहती है। और 2025 इनके लिए काफी खास होता है, क्योंकि इनका 75वां बर्थडे और सिनेमा में इनके 50 साल पूरे होते हैं। और इसी के साथ आता है फिल्म कूली का ब्लैक कोट गोल्ड चेन और वो आइकॉनिक स्माइल वाला टीजर। और ये टीजर आते ही पूरे इंटरनेट पर छा जाता है और धमाल मचाता है। और इसके बाद ये फिल्म आती है, जिसकी हाइप इतनी ज्यादा होती है कि पहले ही दिन कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। अभी फिल्म सिनेमा घरों में लगी हुई है, तो इसे देखना ना भूले। तू यहाँ क्यों आया? आप अकेले जो हैं, फैमिली के बारे में आप क्या जाने? वो आपके लिए सिर्फ फ्रेंड थे, हमारे लिए पापा। तो दोस्तों, ये थी शिवाजी राव गायकवाड़ से सुपरस्टार रजनीकांत बनने की कहानी। गरीबी, संघर्ष और तानों को पार करते हुए अपने स्टाइल और जुनून से दुनिया जीतने वाले थलाइवी फ्लॉप से लेकर जापान में डांसिंग महाराजा बनने तक उनका सफर एक मिसाल है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। 2025 में वो 75 साल की उम्र में भी वेट्टियन और कूली जैसे मूवीज से वो धमाल मचा रहे हैं। तो चलिए थलाइवी के इस जादुई सफर को सेलिब्रेट करते हैं, उनके अगले धमाके का इंतजार करते हैं और उनके स्टाइल को सलाम करते हैं, क्योंकि जैसा रजनी सर कहते हैं, मैं एक बार बोलूं तो 100 बार बोलने के बराबर है। और आपको रजनीकांत सर की कौन सी फिल्म पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।